स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सैफ खान पर हमले के मामले में एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इस संदिग्ध आरोपी को पकड़ा गया है। ट्रेन से संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध आरोपी को जीआरपी थाने में लाया गया है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको सैफ अली खान पर जो घर में घुसकर हमला हुआ है उससे जुड़ी हुई बता रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। बाकायदा ये जो पकड़ा गया है एक और संदिग्ध, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से पकड़ा गया है संदिग्ध आरोपी। ट्रेन से इस संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि संदिग्ध आरोपी को ट्रेन से जीआरपी थाने में फिलहाल पकड़े जाने के बाद लाया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। क्या इसके तार जुड़े हुए हैं, किस तरह से इसके तार जुड़े हुए हैं, पूरी जांच पड़ताल और पूछताछ इस दूसरे आरोपी से होगी। और जाहिर तौर पर क्योंकि मुंबई में एक मामला बना है, मुंबई में एक मामला घटा है और मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है, तो इस आरोपी को अब मुंबई पुलिस के भी हवाले किया जाएगा। आप इन कुछ तस्वीरों को भी देखिए जो संदिग्धों से जुड़ी इस हमले से पहले की सामने आई हैं। इन तस्वीरों के जरिए एक तस्वीर वो जब ये हमला करने वाला आरोपी सीढ़ियों से अपार्टमेंट की घर की सीढ़ियों से उतरकर नीचे जा रहा था। और दूसरी कुछ तस्वीर और भी आप देख सकते हैं। जिस दिन ये हमला हुआ उससे पहले या यूं कहें कि ये कुछ और तस्वीरें सीसीटीवी की इस आरोपी के सामने आई हैं। पब्लिक प्लेस में घूमते हुए, जाते हुए और तमाम सीसीटीवी खंगालने के साथ ही साथ अलग अलग मुंबई पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं, क्योंकि पता लगाना ये ज़रूरी है कि आखिर किन परिस्थितियों और किन हालातों में और किन वजहों से ये घटना घटी है। अब तक हमलावर की कुल मिलाकर 4 अलग अलग तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पहली तस्वीर जिसमें वो बिल्डिंग में सीढ़ियों से दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंटर कर रहा है। करीब 1 घंटे बाद वो बिल्डिंग से सीढ़ियों के रास्ते ही भागता हुआ दिखाई देता है। और अब उसकी 2 नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये वारदात वाले दिन की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में हमलावर दूसरे कपड़ों में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बांद्रा रेलवे स्टेशन और दादर स्टेशन के पास एक मोबाइल शॉप में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद आरोपी की तलाश लगातार जारी है। वहीं मुंबई पुलिस ने एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। वहीं हमलावर का एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। घटना वाली रात जो ऑटो ड्राइवर सैफ खान को अस्पताल ले गया था उसका भी बयान सामने आया है। उसने भी क्या कुछ कहा है, आइए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सैफ अली खान हाई सिक्योरिटी जोन वाले बांद्रा इलाके में रहते हैं, लेकिन सख्त सुरक्षा के बावजूद सैफ अली खान पर हमला हुआ, जिसके बाद से मुंबई पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के पास लगे एक सीसीटीवी में सैफ के हमलावर का वीडियो दिखने का दावा है। संदिग्ध शख्स ईयरफोन खरीदता दिखाई दिया। पुलिस ने इस मामले में सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का बयान दर्ज किया है। जिस वक्त घर के अंदर सैफ अली खान पर हमलावर ने अटैक किया उस वक्त करीना घर पर ही मौजूद थी। जानकारी सामने आ रही है कि जब करीना 12वीं मंजिल से 11वीं मंजिल पर पहुंची तो हमलावर गुस्से में सैफ पर हमले कर रहा था। वहीं घटना वाली रात सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा का बयान भी दर्ज किया गया है। भजन सिंह ने न्यूज 18 से घटना वाली रात का जिक्र भी किया। एजेंसी वाला गली जो है अपना घूम रहा था तो एक लेडीज आती आगे से भाग के, उसके बाद में गेट से आवाज आती रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको। तो फिर बोलते कि भैया लगाओ फटाफट गेट पे गाड़ी लगाओ, किसी को घाव लगा है। फटाक से मैं गाड़ी लगाता हूँ वहाँ। उसमें से फिर गेट खुलता तो 4-5 लोग निकलते हैं। एक बंदा निकलता पूरा खून से लहू लुहान, ठीक है। उसको देख के मेरे को भी घबराहट सी होती। मैंने अरे क्या मैटर हो गया। हाँ, थोड़ा मेरे को डर भी लगा तो मैंने बैठाया उसको। बैठाने के बाद फिर एक बच्चा बैठता है, एक कोई यंग आदमी बैठता है उनके साथ में। तो 3 लोग कुल मिला के 3 लोग जाते हैं। फिर मैं सीधा चल देता हूँ। मैंने सर आपस में डिसाइड करते कि कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे, लीलावती जाएंगे, होली फैमिली जाएंगे। नहीं, वो आपस में नहीं बात करते। उनका जब बात खत्म होने के बाद फिर मैं उनको बोला, मैंने सर किधर लेना है, होली फैमिली लेना है या लीलावती? तो बोला लीलावती। तो वही मैं सीधा हिल रोड से राइट मार के सीधा उनके घर से
अपना गार्डन है, गार्डन से राइट मार के हिल रोड आ गया, हिल रोड से फिर बालाजी से लेफ्ट मारा, लेफ्ट मार के सीधा चप्पल रोड से निकाला उनको। तो उसके बाद जब बाहर निकलने के बाद फिर बोले कितना टाइम लगेगा, मैंने सर बस यू टर्न मार के गेट पे लगा देता हूँ, आ ही गया समझे। हाँ, फिर वो उतरे हैं, उतरने के बाद तो स्टाफ एक खाली गार्ड खड़ा था, गार्ड को बुलाते बोले एक गार्ड, मैं बुलाया इधर आओ, बोले स्टाफ की तरफ फटाक से बुलाओ, मैं सैफ अली खान हूँ, यानी वो बताया, अपने इंस्ट्रक्शन दिया, बोले फटाक से बुलाओ कि स्ट्रेचर वगैरह आया, एक पहले वो आया था। घटना वाले दिन सैफ का ड्राइवर मौजूद नहीं था। भजन सिंह ने बताया कि वो पहले सैफ अली खान को नहीं पहचान पाया, इस बात का उसे बाद में एहसास हुआ। कार से वो बैठे तो आपको पता नहीं था कि गाड़ी में आपके सैफ अली खान बैठे हैं? आपको कब पता चला? नहीं, जब वो खुद वो जब पहुंचे वहाँ पे, जब डॉक्टर को बुलाया गया, क्योंकि रात में ऐसा कोई स्टाफ रहता नहीं, खाली एक गाड़ी था, और बुलाया गया तो बोला कि मैं सैफ अली खान हूँ और फटाक से स्टाफ को बुलाओ, मेरा जो इलाज जो भी है वो करो फटाक से। कौन लोग ऑटो में बैठे थे, कहाँ का? एक बच्चा था उनके साथ में, उनका बच्चा लड़का होगा, और एक कोई और उनको पहचान में रिलेशन में जो भी होगा। हाँ, तो वो बैठे थे, 3 लोग थे कुल मिलाकर। हाँ, तो लीलावती में किस हालत में उतरे थे कि चल पा रहे थे वो? हाँ, चल आराम से, यानी कि इतना वो नहीं लगा था, जैसे बैठे थे हल्के हल्के उनको आराम से चल रहे थे। यानी कि आपको अस्पताल में पता चला कि सैफ अली खान को चोट लगी? सैफ अली खान, हाँ, ये चोट लगी है। हाँ, मेरे को पहले नहीं, मैंने कोई आम आदमी होगा बिल्डिंग का, मैं तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे ये रहते हैं। हाँ। फिलहाल सैफ अली खान पर हमले में मुंबई पुलिस की 20 टीमें पड़ताल में लगी हैं। वहीं क्राइम ब्रांच की टीमें भी हैं। पुलिस अभी तक 40 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सैफ अली खान पर हमले को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासत हो रही है। सैफ के मामले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि पुलिस को इस मामले में कई सारे सबूत हाथ लगे हैं और पुलिस जल्द ही इस मामले को सुलझा भी लेगी। ऐसा है, उस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। होता है सैफ अली खान रहो या तो कोई भी रहो, जिसी के ऊपर अटैक हो जाता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, उसका निंदा ही करेगा। आरोपी को अटैक करना ये सरकार की ड्यूटी है, वो सरकार कर रही है। विपक्ष को सिर्फ जात का नाम लेके पॉलिटिक्स करना ये उनकी अभी लाइन चलती आ रही है। दो जात जात में तनाव बढ़ाना और अपनी राजनीति करना ये उनका अभी एजेंडा है। इसलिए उनकी बातों को हम तो कभी ज्यादा महत्व भी देते नहीं और हमको उससे कोई लेन देन भी नहीं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की सजा सुना दी गई है। उनकी बेगम बुशरा बीवी को भी 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इमरान और बुशरा दोनों को एक बड़े घोटाले में सजा का ऐलान हुआ है। इमरान पर अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान में अब टेंशन हाई हो गई है। आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने इमरान खान की पार्टी के नेताओं को तलब कर लिया है। जेल में अदालत लगी, आरोपियों को जुटाया गया और कुछ ही मिनट बाद फैसला आया, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की जेल, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की बेगम बुशरा बीवी को 7 साल की जेल, 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का घोटाला, इमरान खान पर 10 लाख रुपए और उनकी बीवी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। मिलियन पाउंड रेफरेंस में करप्ट प्रैक्टिसेस का जुर्म साबित, बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान नियाजी को ताउम्र सलाखों के पीछे बंद रहने का बंदोबस्त कर दिया गया है। इमरान खान ही नहीं, उनकी शरीके हयात बुशरा बीवी को भी जेल में चक्की पीसने की सजा दी गई है। सजा 50 अरब पाकिस्तानी रुपए के घोटाले में मिली है।
लेकिन पाकिस्तान में अदालती फैसले के बाद से भूकंप आया हुआ है। पड़ोसी मुल्क में 9 मई 2023 जैसे भयावह हिंसक उपद्रव का माहौल बना हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी फौज का जलना भी तय है। रावलपिंडी की अडियाला जेल से लेकर इस्लामाबाद की डी चौक तक टेंशन हाई है। किसी भी वक्त कुछ भी यहां मुमकिन है। अदालती आदेश पर इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। इमरान समर्थक कोर्ट के फैसले को शरीफ सरकार और सेना का फैसला बता रहे हैं। मैं इस फैसले की भरपूर मजम्मत करता हूं। हम इस फैसले के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। एक सियासी बुक्स की बुनियाद पे इमरान खान साहब जैसे और बुशरा बीबी जैसे पाक खातून को जो है वो सजा सुनाना, जिसमें मुल्क को 1% की बजाय अरबों रुपए का फायदा हुआ है। पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में दिसंबर 2023 में इमरान खान, बुशरा बीबी और 6 लोगों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इस्लामाबाद की भ्रष्टाचार रोधी अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने 18 दिसंबर 2024 को ही इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी। 3 बार फैसले की तारीख टालने के बाद आखिरकार 17 जनवरी को जेल में अस्थायी अदालत लगाकर सजा सुना दी गई। सजा का ऐलान होते ही बुशरा बीबी को भी हिरासत में ले लिया गया। इमरान खान पर फटे करप्शन बम के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। वहीं इमरान खान की बहन फैसला सुनाने वाले जज नासिर जावेद को ही खरी खोटी सुना दी है। दावा किया कि जज ने सजा का ऐलान प्रेशर में किया है। इमरान खान एक मामले में बरी होते हैं तो अगले केस में उनकी सजा का ऐलान हो जाता है। अभी उन पर 9 मई 2023 का वो संगीन मामला भी है, जिसके दंगे में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय तक को जला दिया गया है। 9 मई दंगा केस में इमरान पर अलग अलग 8 केस दर्ज हैं। कुल मिलाकर शरीफ सरकार और जनरल मुनीर इमरान को किसी भी सूरत में जेल से बाहर नहीं निकलने दे रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता इमरान की रिहाई के लिए आर्मी चीफ के दरबार में भी हाजिरी लगा रहे हैं। अभी इमरान खान के पास ऊपरी अदालत में अर्जी लगाने की सहूलियत बची है, लेकिन सेना से दुश्मनी और शरीफ सरकार से अदावत इमरान खान पर भारी पड़ रही है। ऐसे में ज्यादा दिन तक इमरान खान उसूलों पर टिके रहने की सूरत में नहीं दिख रहे। वहीं इमरान खान पर हो रही ज्यादती से पाकिस्तानी आवाम में उनके लिए हमदर्दी बढ़ती चली जा रही है, जिससे पाकिस्तान में विद्रोह के आसार भी बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीते उपचुनाव में 9 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी उत्साहित है और हर हाल में मिल्कीपुर में भी जीत दर्ज करना चाहती है। पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही माइक्रो लेवल तक जातीय समीकरण भी बैठाए हैं। चुनावी चक्रव्यूह के हिसाब से अगर बात की जाए तो मंत्रियों को भी मैदान में उतारा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी अलग अलग दलों ने की हुई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों जी जान से जुटी हैं। बीजेपी की ओर से संगठन और सरकार दोनों मैदान में मोर्चा संभाल रहे हैं। सीएम योगी ने जातीय समीकरण साधने के लिए चुनावी व्यूह तैयार किया है। जातीय समीकरण को पक्ष में करने के लिए सरकार के 7 मंत्रियों को लगाया गया है। ये मंत्री अपनी अपनी बिरादरी के बीच जाकर जातीय वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए धरातल पर जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते, इसके लिए सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदैव से विश्वास रहा है कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन बने, मंत्रिमंडल बने और उसी
आधार पर मिल्कीपुर में सभी समाज के लोगों को लगाया गया है, जो चुनाव प्रचार में दिन रात एक करके डबल इंजन की सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको मिल्कीपुर में जातीय समीकरण के मायने बताते हैं। दरअसल मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा लगभग 1 लाख दलित मतदाता हैं, जिनका बीजेपी और एसपी में बंटना तय माना जा रहा है। साथ ही 50,000 यादव और 26,000 मुस्लिमों का वोट बैंक भी है। जातीय समीकरण साधने के लिए ही मंत्री भी प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश पदाधिकारियों को बूथों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी की भी पूरी प्रतिष्ठा दांव में है। कारण ये है कि पिछले कई चुनावों से, ये 2017 को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी वहां सफल होती रही है और समाजवादी पार्टी उसे अपना गढ़ भी समझती है। लेकिन भाजपा चूंकि लोकसभा उपचुनाव में अयोध्या हार चुकी है, इसलिए वो ये साबित करना चाहती है कि वो एक दुर्घटना थी, एक ऐसी घटना थी जो अकस्मात हुई थी और अयोध्या में अभी भी उसकी पकड़ है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग है। एक एक बूथ का जातीय गणित तैयार किया गया है। किस बूथ पर किस जाति के मतदाताओं की कितनी संख्या है, इसका ध्यान रखा गया है और मंत्रियों को भी मैदान में उतारा गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या के प्रभारी मंत्री होने के नाते पूरे चुनाव की निगरानी कर रहे हैं। मंत्रियों को खासतौर पर उनकी जाति से जुड़े लोगों के समूहों की बैठक करने, उनसे लगातार संपर्क कर हर हाल में मत हासिल करने का टास्क दिया गया है। मंत्रियों को उन बूथों की सूची भी सौंपी जा रही है जहां उनकी जाति के मतदाता ज्यादा हैं। मंत्रियों को चुनाव तक उन्हें आवंटित क्षेत्र में 2 से 3 बार घर घर संपर्क कर वोट पक्का करने का टास्क दिया गया है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को पिछड़े वोट बैंक की कमान सौंपी गई है। स्वतंत्र देव सिंह ने मिल्कीपुर में डेरा जमा रखा है। स्वतंत्र देव को यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाने का टास्क दिया गया है। स्वतंत्र देव भी बूथवार गली मोहल्लों में जाकर पिछड़े और दलित वर्ग के छोटे छोटे समूहों से बैठक कर रहे हैं। खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव को ओबीसी वोटर्स साधने के लिए हैरीगंटनगंज मंडल, ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा को कुचेरा और आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को मिल्कीपुर मंडल दिया गया है। मिल्कीपुर में चुनाव प्रबंधन संभाल रहे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर इनायतगंज मंडल में ठाकुर वोटर्स को साधेंगे और चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह कुमारगंज की कमान संभालेंगे। डबल इंजन की सरकार के काम के आधार पर और संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि मिल्कीपुर की जनता का मत और आशीर्वाद कमल को मिलेगा और एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज करके जो अभी विगत उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीते हैं, उस विजय यात्रा को बरकरार रखेगी। मिल्कीपुर का चुनावी माहौल देखकर साफ है कि उपचुनाव में बूथ प्रबंधन से लेकर सामाजिक समीकरण सेट करने की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और महामंत्री संगठन धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपने हाथ में ले रखी है। सीएम योगी और बीजेपी संगठन हर दिन की रिपोर्ट ले रहे हैं। बीजेपी के सामने मिल्कीपुर उपचुनाव में सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के सामने अनुसूचित जाति वर्ग के चेहरे को ही उतारने का चैलेंज था। यही वजह है कि बीजेपी ने पासी समाज से आने वाले चंद्रभानु को कैंडिडेट बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बूथ स्तर पर शक्ति केंद्रों पर पन्ना प्रमुखों से लगाकर एक चुनावी घेरा मजबूत तैयार कर दिया है। ये जाति समीकरणों को पक्ष में करने के लिए ये चुनावी घेरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से भी तैयार किया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी चक्रव्यूह को मजबूती से तैयार कर चुकी है और समाजवादी पार्टी के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी चक्रव्यूह भेदना आसान नहीं होगा। हालांकि लड़ाई सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। महाकुंभ में वायरल गर्ल की चर्चा हो तो फिर नीली आंखों वाली मोनालिसा की बात जरूरी है। माला बेचने वाली ये लड़की मेले में इतनी चर्चा में आ गई
कि लोग उसकी तुलना मशहूर अभिनेत्रियों से भी करने लगे। आखिर क्या है ऐसा इस युवती में, देखते हैं। महाकुंभ में नीली आंखों वाली लड़की। अभिनेत्रियों से तुलना सोशल मीडिया में वायरल। आखिर क्या है वायरल आंखों का पूरा सच? प्रयागराज महाकुंभ में नीली आंखों वाली ये लड़की इन दिनों वायरल गर्ल के नाम से मशहूर है। कभी आश्रम में रुद्राक्ष की माला बेचती नजर आती है तो कभी किसी श्रद्धालु को मोतियों की माला। सोशल मीडिया में इसके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। महाकुंभ में पहुंचने वाले भक्त भी सवाल जवाब करते हुए वीडियो बना रहे हैं। 16 साल की मोनालिसा मध्य प्रदेश से 15 दिन पहले महाकुंभ के लिए पहुंची है और माला बेचने का काम अपने घर वालों के साथ कर रही है। कोई इनकी तुलना बॉलीवुड अभिनेत्रियों से कर रहा है तो कोई इनके नए नक्श की तारीफ कर रहा है। मेरा मुंह छुपा के रखती थी। किसी भैया ने जैसे कि माला बेची मैंने तो उनने चुपके से वीडियो बना लिया था। अच्छा ये बताइए कि जब आप लोगों के पास अब जब वायरल हो गई हैं, लोग आपको देखते हैं तो अब माला आपकी खूब ज्यादा बिक रही है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं बिक रहा है वीडियो की वजह से। हाँ। सब बस फोटो खींचने के लिए आते, वीडियो बनाने के लिए आते, लेकिन माला रुद्राक्ष लेने के लिए नहीं आते। अच्छा ये बताइए आप कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा बताइए कि घर में कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा है। वो भी आए मेले में? हाँ आए। अच्छा आप लोग इसका काम करते हैं, माले का काम करते हैं? हाँ, माला रुद्राक्ष का काम। माला और रुद्राक्ष का काम करते हैं। कौन कितने माले आपने लिए, किस किस तरीके के, कितने कितने के? मोती का माला है। हाँ। ये रुद्राक्ष का है, केरवे का है, अलग अलग माला है। अलग अलग माला। कितने का है माला ये? कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक माले हैं ये? 11,000 से लगा के नीचे तक का ये जाता। कहीं हर्षा रिछारिया चर्चा में है तो कहीं नीली आंखों वाली लड़की लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। हालांकि मोनालिसा का कहना है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मोनालिसा बॉलीवुड फिल्में भी देखती हैं और सोनाक्षी सिन्हा उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है। अब कह रही है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। आगे देखिए महारो राजस्थान।